चैप्टर है हमारा बायो एनर्जेटिक और नेम से पता चल रहा है कि ये बॉडी में दो प्रोसेस के जरिए बन कर गया। अच्छा, ये चैप्टर है हमारा बायो एनर्जेटिक और नेम से पता चल रहा है कि एनर्जी से रिलेटेड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसेस हो रहे होंगे वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी की करेंसी चलती है उसे एटीपी कहा जाता है। ये वर्ड आपने लोअर ग्रेड्स में सुना होगा। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के तीन मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं बॉडी में। एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, नेम से पता चल रहा है 1 फॉस्फेट होगा। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट लगे हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये एडिनोसिन क्या है। पता चला एडिनोसिन दो चीजों का मजमुआ है जिसमें राइबोज शुगर जो कि पेंटोज शुगर होती है और उसके साथ एक एडेनिन लगा है जो कि नाइट्रोजन बेस है। याद है आपने डीएनए वाले टॉपिक में पढ़ा था कि डबल रिंग वाली जो नाइट्रोजन बेसिस होती है प्यूरिन कहते हैं, उसके अंदर एक एडेनिन था और एक गुआनिन था। तो ये एडेनिन यहाँ पर मौजूद है। तो एक नाइट्रोजन बेस कार्बन नंबर 1 के साथ लगी है, राइबोज शुगर 5 कार्बन रिंग है और एक तरफ उसके फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। तो अगर 3 लगे हैं तो ट्राइफॉस्फेट, 2 लगे हैं तो डाइफॉस्फेट, 1 लगा है तो मोनो, और इन दोनों को मिलाकर एडेनिन और राइबोज को एडिनोसिन कहा जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बॉडी ज्यादातर केसेस में एडीपी को लेती है और उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के, आई से मीनिंग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के, उसे साथ लगाकर कन्वर्ट कर लेती है इसको एटीपी में। और जब वो इसमें कन्वर्ट करती है तो इसमें एनर्जी का अमाउंट ट्रैप होता है 7.03 किलो कैलोरीज पर मोल। ये इसमें इतना अमाउंट ट्रैप होता है और जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इसमें से ये एनर्जी निकल आती है 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर कहीं से एनर्जी ट्रैप करके ये दोनों फिर मिक्स होकर ये बना लेते हैं। तो बॉडी में ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको हम एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस कहते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये एटीपी बनने का प्रोसेस होता कहां पर है बॉडी में? तो 3 जगहों पर देखा गया है। उन तीनों को एटीपी फॉर्मेशन या फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। पहला फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ये कहां पर परफॉर्म हो रहा होता है, यानी ये कहां बनता है एटीपी? तो पता चला ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये अमल होता है और इसमें एटीपी फॉर्म होते हैं। दूसरा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कहां होता है, इसमें एटीपी बनते हैं। पता चला वो प्रोसेस इस मरहले पर होता है जब बॉडी रेस्पिरेशन कर रही होती है, उसमें एटीपी बनता है, उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इसी दौरान बॉडी कुछ और एनर्जी की करेंसीज भी बना लेती है, जैसे NADP का मॉलिक्यूल बनता है, NADPH का मॉलिक्यूल बनता है, FAD का मॉलिक्यूल बनता है या GTP का मॉलिक्यूल बनता है। तो बॉडी इन सारे केमिकल्स को अपनी करेंसी यानी एटीपी में कन्वर्ट करती है, उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो बॉडी 3 तरह से एटीपीज बनाती है और वो तीनों हमने बोर्ड पर लिख लिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब बॉडी जिन 2 बड़े प्रोसेसेस को करके आगे चल रही है उसमें पहला मरहला है फोटोसिंथेसिस का। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस लोअर ग्रेड में आपने पढ़ा कि एक ऐसी इक्वेशन बॉडी बनाती है जो आप किसी क्लासेस में भी पढ़कर आए थे कि पहले मरहले पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, फिर जमीन से एब्जॉर्ब किया हुआ पानी और फिर लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर बॉडी कन्वर्ट करती है इसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में और उसी दौरान ये गैस एज ए वेस्ट की बॉडी बाहर निकाल देती है। ये एयर से अंदर लेती है और ये एयर एटमॉस्फेयर में बॉडी बाहर निकाल देती है। ये इक्वेशन याद है ना आपको? लोअर ग्रेड में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप पढ़कर आए थे। अब इसमें जो पहला मरहला है वो है कि ये 2 जो रिएक्टेंट इस्तेमाल हुए हैं, ये दोनों रिएक्टेंट स्टेबल केमिकल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको पता है स्टेबल है, कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है, स्टेबल बॉन्ड्स बने हुए हैं और पानी पे भी यही होता है। और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए इन दोनों को ही
ही ब्रेक करना होता है, तो हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बात करते हैं कि पहले मरहले में लाइट इस्तेमाल होती है और उसमें पौधा पानी का जो मॉलिक्यूल इसने लिया था उसे ये ब्रेक करता है। और किस में ब्रेक करता है? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में कितने हैं? 12। तो ये 12 हाइड्रोजन अलग कर लेता है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। और इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग कर लेता है। सेकेंड मरहले पर कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है और उससे ब्रेक किया जाता है। इसमें देखिए कार्बन कितना है? 6। ये जो हाइड्रोजन था पानी से निकला हुआ, ये यहाँ ऐड हो जाता है, 12 हाइड्रोजन यहाँ आ गए और 6 2 12 ऑक्सीजन के एटम है, इसमें से 6 यहाँ यूज हो जाते हैं और रिमेनिंग 3 O2 जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने लिखा, वो इस तरह से ये दोनों मिलकर जब बाहर आते हैं तो ये 6 O2 का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो ये वाला जो मरहला होता है जिसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था, इसमें लाइट की जरूरत होती है, लाइट की प्रेजेंस में ये अमल दरामद होता है इससे। और इस वाले मरहले में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हुई थी, इसमें एंजाइम यूज हो रहे होते हैं, तो ये लाइट के बगैर होने वाला प्रोसेस लाइट इंडिपेंडेंट, जिसको केल्विन ने डिस्कवर किया था, तो केल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है, डार्क रेडिएशन भी कहते हैं। इसकी डिटेल अभी हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि भाई यहाँ पर जो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी लाइट, वो कहाँ से आई और वो क्या चीज है। सेकेंड मरहले में जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये एंजाइम जो यूज होते हैं ना, ये क्लोरोप्लास्ट हमने कहीं लिखा था, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट आपने क्लोरोफिल सुना है, वो इसमें मौजूद होते हैं, तो एंजाइम वहां उसमें ये प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो उसकी डिटेल है कि क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस क्या है, लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस क्या है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे।